अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम लोग डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे कि डेटाबेस का बेसिकली हमने इस चैप्टर में। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि हम लोग डेटाबेस को किस तरह से डिजाइन करते हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर है जब हम एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी कॉलेज का डेटाबेस डिजाइन करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि एनालिसिस होता है। एनालिसिस क्या होता है? जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी कंपनी का या किसी भी इंस्टीट्यूट का आप डेटाबेस बनाते हो, सबसे पहले तो एनालिसिस होता है। एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली एनालिसिस ये होता है कि जो बंदा भी आपके पास डेटाबेस बनवाने आया है, आप सबसे पहले देखो कि उसके पास करंट जो सिस्टम चल रहा है वो कैसा है। करंट सिस्टम मीन्स जो उस वक्त उसके लैपटॉप्स में या उनके इंस्टीट्यूट में रन हो रहा है, वो डेटाबेस अगर कोई चल रही है तो वो किस टाइप की है। द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज नोन एज द एनालिसिस। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम वहां पे रन हो रहा है, डेटाबेस जो रन हो रही है, हम सबसे पहले तो उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। The basic purpose of analysis is to know which activities are performed in the current system. इसका बेसिक पर्पस होता है कि किस टाइप का सिस्टम चल रहा है, लोग किस तरह के सिस्टम से यूज टू हैं। यानी लोगों को बहुत हाई फाई कोई सॉफ्टवेयर रन करना आता है, या लोग सिर्फ बेसिक चीजें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सिर्फ टाइपिंग कर लिया तो ओके है, ऐसे है। यानी बहुत हाई फाई लेवल पे उनकी है ट्रेनिंग हुई हुई है, ये बहुत कम लेवल पे हुई हुई है, फिर आप अपना सिस्टम भी उसी तरह का तैयार करते हो, अपना सॉफ्टवेयर। द एनालिसिस आल्सो डिटरमिन्स व्हाट शुड टेक प्लेस इन द न्यू सिस्टम। और फिर एनालिसिस से हमें ये भी पता चलता है कि ये पुराना सिस्टम है, इसमें ये प्रॉब्लम थी, तो हम नए सिस्टम में अब जो हमने बनाना है, जो ये हमसे बनवाने आए हैं, उनमें हमने ये चेंजेस लेके आए, यानी जो पहले ना हो। देन फिजिबिलिटी स्टडी होती है। फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स के हम ये देखते हैं कि जो हम लोग प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, वो जो बनवाना हमसे चाह रहा है उसके लिए अफोर्डेबल है। यानी जो हमारे पास आया है सॉफ्टवेयर बनवाने, उसके लिए वो अफोर्डेबल है और हमारे लिए वो पॉसिबल है, यानी वो बन सकता है। ऐसा तो नहीं वो कह रहा कि मेरा ऑफिस में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना दे जिससे चेयर्स जो है वो हवा में उड़े, ऐसा तो सॉफ्टवेयर नहीं ना बन सकता। तो इस टाइप का सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए पॉसिबल हो, यानी और प्लस हमारे पास वो टीम भी हो जो वो सॉफ्टवेयर बना सकती हो। सॉफ्टवेयर जब बनता है तो कोई एक बंदा नहीं बनाता, प्रॉपर टीम बनाती है। ठीक है, और जब भी आपके पास कोई नया आता है, कोई ऐसे इंसान के मेरा ये वाला सॉफ्टवेयर बना दो, कोई नई टाइप का सॉफ्टवेयर आता है, तो आप उसके पहले ये भी देखती हो कि क्या मेरे पास वो टीम है जो इस सॉफ्टवेयर को बना सकेगी मेरे साथ। तो सबसे पहले आप ये देखो मेरे पास वो टीम है। फिर दूसरे बंदे के लिए अफोर्डेबल है, यानी इतने पैसे लग रहे हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकता है उसको, उसके लिए अफोर्डेबल है। और जहां इंस्टॉल करवाना है आपने, यानी जहां जाके आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना है और जिन लोगों ने वहां पे इसको यूज करना है, उनके लिए वो एक्सेप्टेबल है। यानी कोई बहुत ज्यादा आपने हाई स्टैंडर्ड का तो नहीं बना दिया कि लोगों को समझ ही ना आए और उनका सॉफ्टवेयर जाया जाए, या कोई बहुत ज्यादा इतना तो नहीं बना दिया कि वो कहें ये क्या बना के दे दिया, इतने पैसे भी ले लिए और इतना सस्ता सा सॉफ्टवेयर हमें बना दिया। तो हर चीज आप देखते हो, हर पहलुओं को आप लोग देखते हो। ऐसे नहीं मुंह उठा के आप सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देते। आप एक एक चीज को पहले स्टडी करते हो। सबसे पहले तो जाके उनका जो करंट सिस्टम है जो पहले रन हो रहा है उसको हम स्टडी करते हैं। देन उसको स्टडी कर लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आदमी हमसे सॉफ्टवेयर बनवाने आया है, क्या हमारे पास टीम है ऐसी कि हम इसके सॉफ्टवेयर को बना सके, प्रॉपर टीम है हमारे पास। और अगर हमारे पास टीम है, फिर हम ये भी दे उसको पूछते हैं कि इस पे इतने पैसे लगेंगे, और अगर ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा, इसके ऊपर तुम्हारे लोगों की ट्रेनिंग तुमने करवानी है, फिर तुम्हारा जितना हैवी सॉफ्टवेयर, उसके लिए हार्डवेयर भी हैवी चाहिए होगा, ये भी तुम्हें नया खरीदना पड़ेगा, क्या इसको अफोर्ड कर सकते हो। और उसके बाद जो यूजर्स हैं, जो जिन्होंने उसके ऑर्गेनाइजेशन में जाके सॉफ्टवेयर एंड पे यूज करना है, तो क्या वो यूजर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर पे इजीली काम कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आप स्टडी करते हो उसके बनाने से पहले। देन रिक्वायरमेंट्स, और अगर जब ये सब डिसाइड हो जाए कि हाँ भी अफोर्डेबल भी है, आपके पास भी टीम है जो बना सकती है सॉफ्टवेयर, और एंड यूजर्स जो हैं वो भी राजी हैं, हाँ तो आपको भी उनका भी आइडिया हो गया कि आपको किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई दरमियाना सा बनाना है कि बहुत अच्छा बनाना है, या बिल्कुल बेसिक चीजों के साथ बनाना है। तो उसके बाद शुरू हो जाती है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स मतलब आपको चाहिए क्या सॉफ्टवेयर।
ये मैं बहुत दफा एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप कभी ड्रेस बनवाने जाते हो, कोई काम वाला ड्रेस बनवाने जाते हो, तो आप जब शॉप पे जाते हो तो आप सबसे पहले उसको पसंद करते हो किसी भी डिजाइन को, देन आफ्टर सिलेक्शन आप क्या करते हो, बहस होती है किसके ऊपर, उसकी प्राइस के ऊपर बहस होती है। जब प्राइस डिसाइड हो जाती है, ड्रेस डिसाइड हो जाता है, आपकी अफोर्डेबिलिटी डिसाइड हो जाती है, देन हम मूव करते हैं या शॉपकीपर मूव करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे। क्या रिक्वायरमेंट्स, ड्रेस का कलर क्या होना चाहिए, ड्रेस के कौन से आपने शेड्स लेके आने हैं, ड्रेस की कितनी लेंथ होनी चाहिए, ड्रेस का ये, यानी आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स वो लेता है आपसे। ठीक है, जब पैसे डिसाइड हो जाते हैं, जब सारी बार्गेनिंग हो जाती है, उसके बाद ही चीजें होती हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में जब ये डिसाइड हो जाता है कि ये सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं, ऐसे तो नहीं ना ड्रेस वाला कह देता टीम उसके पास हो ना, अड्डे वाले उसके पास हो ना, आपको ऐसे तो कहेगा नहीं कभी कि हाँ भी मैं आपका ड्रेस बना सकता हूँ। उसके पास टीम होगी तो वो कह सकता है आपको कि हाँ भी इजिली बन जाएगा और इतने पैसों में। ऐसे ही हमारे पास, हम सबसे पहले देखते हैं कि टीम है हमारे पास जो बना सकती है। अगर टीम है फिर उनको बता देते हैं कितने पैसे लगेंगे इस पे, तो आप बता दें आपके लिए अफोर्डेबल है। अगर वो अफोर्डेबल भी कह देता है, फिर हम सॉफ्टवेयर उस बेस पे बनाते हैं जिस बेस पे उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर सकें। उस हद तक हम लोग लेके जाते हैं सॉफ्टवेयर। ना ज्यादा अच्छा बनाते हैं, बहुत ज्यादा कोई हाई फाई सिर्फ आईटी के लोग ही उसे देख सके समझ सके, और ना इतना लो लेवल बनाते हैं कि मैट्रिक वालों के लिए, दरमियान में रखते हैं। अच्छा, ये सब चीजें होने के बाद फिर रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं। जब पैसे पूसे डिसाइड हो जाते हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स हम जाके लेते हैं। अब रिक्वायरमेंट हम किससे लेते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट तो हम लोग कंपनी के ओनर से जो बनवाने आता है उससे लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं दे पाता, वो सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स दे पाता है, डिजाइन के हवाले से रिक्वायरमेंट देता है। बाकी जितनी भी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको पुराने सिस्टम में, वो सारी उसके एम्प्लॉयज देंगे जो वो सॉफ्टवेयर यूज कर, आपको ओनर नहीं देगा, वो बहुत कम रिक्वायरमेंट्स देगा, बाकी सारे रिक्वायरमेंट्स वो लोग देंगे जो वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। एंड यूजर्स जिसे हम कहते हैं, ये लोग एंड यूजर्स होते हैं जिन्होंने बेसिकली उसके साथ काम करना होता है, जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना होता है। इनसे बेसिकली काम जो मुश्किल तरीन काम होता है वो यही होता है कि इनसे रिक्वायरमेंट्स कैसे लेंगे, क्योंकि कुछ लोग अंदर से बहुत शाय होते हैं, कुछ लोग अंदर से ढीठ बहुत होते हैं, कुछ लोग अंदर से होता है कि हाँ भी मैं रिक्वायरमेंट्स दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो ये ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं मुझे आता नहीं है। इस तरह के आपको काफी केसेस ना आप देखने पड़ते हैं इन चीजों में, रिक्वायरमेंट। तो आप सबसे जो मुश्किल टास्क होता है वो होता ही रिक्वायरमेंट एनालिसिस टीम का है, कि जाके लोगों से पता करवाना कि उनको चाहिए क्या है उनको, और वो नहीं कोई वो जो मुंह से बताएं वाकई में उनको क्या चाहिए। उनसे डिफरेंट अलग-अलग मिलके हम लोग लेते हैं रिक्वायरमेंट। फिर ऐसा भी होता है हम पेपर पे लिख के दे देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना आप, तो इसको आप टिक कर दो, अपना नाम या कुछ ना लिखना, हम लोग खुद ही देख लेंगे, आपका नाम शो नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग शायद भी होते नहीं बताते रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरह के डिफरेंट, या आप आगे जाके पढ़ोगे, डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिक्वायरमेंट इकट्ठी करने के। फिर जब रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो अभी भी आपकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सारी रिक्वायरमेंट्स जो आपके पास, खुद आपके पास 5000 रिक्वायरमेंट्स है ना, तो आप उन रिक्वायरमेंट्स को फिर एनालिसिस करते हो उन रिक्वायरमेंट्स में कि इनमें से सही वाली कितनी है। यानी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी भी होती है कि यार मेरा ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं होता, हालांकि सिर्फ क्या इशू होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन डेस्कटॉप पे नहीं होता, वरना वो सिस्टम में होता है, ओपन हो रहा। ये इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जो यानी इतनी कोई नहीं मायने रखती, उनको फिर हम निकालते हैं। वो निकाल फूल के हमारे पास जो सही काम करने आए ना, जिन पे हमने जिन रिक्वायरमेंट्स पे, वो रह जाती हैं कोई 1000 2000 5000। उन पे हमने हमने फोकस करना है कि हाँ भी ये वाकई इंसान को इश्यूज है, इन पे हमने काम। अच्छा जी, द रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंडक्टेड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट वो है जो आप बना रहे हो। दीज रिक्वायरमेंट्स, अच्छा इस जितना भी सिनेरियो होगा इसमें आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। These requirements include the possible inputs for the database and the required functionality of the project. कि आप उससे क्या चाह रहे हो अपने प्रोजेक्ट से, कि जो बन के आए वो किस टाइप का बन के आए। The user describe their requirements and expectations from the proposed system, कि जो सिस्टम बन रहा है वो अपने रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस बताते हैं कि इस तरह का होना चाहिए। Then project planning, a comprehensive planning and schedule must be developed to complete the project successfully. All cost factors are taken into consideration. अब इसमें आ जाता है हार्डवेयर कॉस्ट, सैलरीज ऑफ टीम मेंबर्स। अब ऐसा भी होना चाहिए कि आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर मिला है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, बंद वो सिर्फ 3 माह में जाएगा, ठीक है।
आपने उस बंदे को 3 माह में कहा हुआ 3 माह में बन जाएगा, आप उसको साल लगा दो। इसमें आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप उसको साल लगा रहे हो तो आपको जो टीम मेंबर्स हैं उनकी सैलरीज भी इंक्लूड हो 1 साल की। जो काम 3 माह में होना था, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे, प्रॉपर डिवीजन नहीं करोगे काम की अपने लोगों में, अपनी टीम में, तो क्या होगा, वो लंबा होता जाएगा और जितना लंबा होगा उतनी ही इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, सारी कॉस्ट का आपको एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, टाइम का एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रेडी करना शुरू करते हो। सबसे पहले आप बताते प्रॉपर लिखा जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर की डेडलाइन है 4 मंथ्स, यानी विद इन 4 मंथ्स हमने ये इसको प्रॉपर कंप्लीट तैयार करके हमने देना है 4 मंथ्स के अंदर। आप डेडलाइन प्रॉपर बताते हो उस बंदे को, और उस डेडलाइन के अंदर अंदर जितना आपका खर्चा होगा सॉफ्टवेयर पे वो बंदा अफोर्ड करेगा। लेकिन अगर आप डेडलाइन से ऊपर जा रहे हो तो फिर ऊपर के खर्चे तो वो बंदा नहीं देगा, वो तो आपके पल्ले पड़ेंगे। तो इसी वजह से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो, प्रॉपर स्केड्यूल आप डेवलप करो कि किस तरह से आपने कितने लोगों को क्या काम देना है, इसको क्या टास्क देना है, इसको क्या टास्क देना है, ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो टाइम पे कंप्लीट हो सके। अच्छा, डाटा एनालिसिस क्या होता है जी? डाटा एनालिसिस एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस व्हाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। वो जो मैं आपको कहा था ना कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस से हम लोग 5000 रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं, उन 5000 में से होती जो रियल होती है ना वो सिर्फ 2.5 से 2 या 2.5 हजार होती है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स फेक होती है। फेक मीन्स के मेरा कंप्यूटर नहीं चलता है, अब ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि हाँ भी इस पे एक टाइम पे 3-4 प्रोग्राम्स ओपन नहीं हो रहे, ये रिक्वायरमेंट है। ये हेल्ड बहुत होता है, ये रिक्वायरमेंट है कि अगला हेल्ड ना हो, अगले पे 3-4 प्रोग्राम्स इकट्ठे चल पाए, ये रिक्वायरमेंट सही है। लेकिन ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरा कंप्यूटर नहीं चलता है, मेरे कंप्यूटर पे आवाज नहीं आती है। ये इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स है इनको हम लोग स्किप कर देते हैं। तो वो किस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सी ठीक है कौन सी नहीं? इन डायग्राम्स के थ्रू, इन 3 चीजों के थ्रू, डेटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू, डिसीजन टेबल्स के थ्रू, डिसीजन ट्रीज के थ्रू। अब ये ऑटोमेटिकली जब हम ये डिसीजन टेबल्स बनाते हैं, डिसीजन ट्रीज बनाते हैं, ऑटोमेटिकली पता चलता जाता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट ठीक जा रही है, कौन सी रिक्वायरमेंट फजूल है, उसको हम साइड पे करके लेते हैं। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, जब आप मास्टर्स लेवल पे जाएंगे या आप तब पढ़ेंगे कि हम किस तरह से इन तीनों चीजों के थ्रू हम एनालिसिस कर पाते हैं कि कौन सा डाटा ठीक है कौन सा नहीं है। ये अब नहीं आप पढ़ेंगे, अब आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि डाटा एनालिसिस होता है इन 3 चीजों के थ्रू। और होता क्या है डाटा एनालिसिस? कि जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट्स मिली है उनमें से जो आपके काम की रिक्वायरमेंट्स है वो आपने लैदा करें। देन डाटा मॉडलिंग। अब हम नया टॉपिक हमारा आ जाता है कि डाटा मॉडलिंग क्या होता है। The object model used to represent data items in a data model are known as ingredients of data model. The ingredients of data model are as follows. Basically, data modeling क्या होता है? Data modeling is used to represent the real world environment. Okay, it is used to represent the real world environment. यानी आप उस इन्वायरमेंट में हो नहीं, लेकिन आपको वैसा ही इन्वायरमेंट मिल रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? डाटा मॉडलिंग। यानी जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट करनी है, या हम लोग कहते हैं हम लोगों ने ना एक ड्रेस भी आ जाते हैं, ड्रेस बनवाना है। सबसे पहले हम उसका स्केच बनवाते हैं, स्केच बनाते हैं कि इस टाइप के हम उसके, जब डिजाइनर्स कोई भी डिजाइन करते हैं ना ड्रेस, सबसे पहले उसका स्केच बनवाते हैं। स्केच बनाते हैं, इसमें ये वाले स्टोन्स लगेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे हमने इसका डिजाइन करना है, यहाँ से ऐसे डिजाइन करने। दैट इज कॉल्ड डाटा मॉडलिंग। कि अभी वो चीज रियल वर्ल्ड में बनी नहीं है, लेकिन आप उसको एक रियल वर्ल्ड की शेप दे रहे हो, आप प्रॉपर उसको कलरिंग कर रहे हो, उसको हर चीज उसकी डिफाइन कर रहे हो, उसे बोलते हैं डाटा मॉडल। ऐसे ही डाटाबेस अभी बनता नहीं है, लेकिन उससे पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल के साथ एक प्रॉपर डाटाबेस डिजाइन कर लेते हैं। उस डाटाबेस को क्या कहते हैं? डाटा मॉडलिंग की है। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डाटाबेस प्रॉपर सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करने से पहले पहले या सॉफ्टवेयर में बनाने से पहले हम लोग एक कॉपी पेंसिल भी ड्रॉ करते हैं, एक उसका स्केच ड्रॉ करते हैं, उसका मॉडल ड्रॉ करते हैं डाटाबेस का। और उन मॉडल्स में 3 बेसिक चीजें होती हैं: एंटिटी, ऑब्जेक्ट, एंटिटी या ऑब्जेक्ट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, यानी स्टूडेंट जो टेबल्स होते हैं, फिर एट्रीब्यूट, उन टेबल के कॉलम्स, और रिलेशनशिप और टेबल्स का आपस में क्या रिलेशन। ये 3 चीजों के साथ ना हम एक स्केच बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं डेटाबेस।
उसे कहते हैं डाटा मॉडलिंग। ठीक है, ये मैं आगे जाके आपको, हम लोग इसी चैप्टर में ये स्टडी करेंगे कि हम लोग किस तरह से उसका स्केच क्रिएट करते हैं या किस तरह से हम उसको बना रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली डाटा मॉडलिंग क्या होता है? डाटा मॉडलिंग मीन्स आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले, यानी डाटाबेस को सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करने से पहले, कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसका एक स्केच तैयार करते हो, एक मॉडल तैयार करते हो। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एंटिटी या ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। ये हम अब डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि एंटिटी एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। अब यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग की डाटा मॉडलिंग को ही डिस्कस करेंगे।